तो आज का हमारा विषय है संसाधन और विकास। सुनने में थोड़ा स्कूल की किताब का चैप्टर जैसा लगता है ना, लेकिन जब हम इन दस्तावेजों को खंगाल रही थीं तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आया। एक तरफ भारत को तेजी से विकास करने की जरूरत है और विकास के लिए हमें संसाधन चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ यही संसाधन वो सीमित है। तो आज की हमारी चर्चा सिर्फ ये नहीं है कि संसाधन क्या है, बल्कि ये उस कश्मकश के बारे में है कि महत्वाकांक्षा और अस्तित्व के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। बिल्कुल। ये एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ खाई है जहां विकास की कमी है और दूसरी तरफ वो खाई है जहां हम अपने सारे संसाधन ही खत्म कर देते हैं। हमारे स्रोत इसी संतुलन को साधने की जो कला है उसे समझने की कोशिश करते हैं। वो हमें प्रकृति, इंसान और हमारे बनाए हुए औजारों के बीच के जो क्या कहते हैं जटिल रिश्ते हैं उसे देखने का एक नया नजरिया देते हैं। तो चलिए इस बड़ी तस्वीर को समझने के लिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम संसाधन कहते हैं तो इसका असल में क्या मतलब है? इन दस्तावेजों में एक बहुत दिलचस्प तर्क दिया गया है कि दुनिया में मौजूद हर चीज संसाधन नहीं होती। ये मुझे थोड़ा चौंकाने वाला लगा, क्योंकि हम तो हर चीज को एक तरह का रिसोर्स ही मानकर चलते हैं। हाँ, और यहीं पर सारा नजरिया बदल जाता है। स्रोत के मुताबिक कोई भी चीज महज एक वस्तु से संसाधन तब बनती है जब वो 3 शर्तें पूरी करती है। पहली, वो तकनीकी रूप से उपयोगी हो, मतलब हमारे पास उस चीज को इस्तेमाल करने की तकनीक या ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, मतलब अगर कोई चीज मौजूद है लेकिन हमें उसका इस्तेमाल करना ही नहीं आता, तो वो हमारे लिए सिर्फ एक पत्थर या कोई तरल पदार्थ है, संसाधन नहीं। जैसे स्रोत में पेट्रोलियम का उदाहरण दिया गया है। सदियों तक वो जमीन के नीचे था। बिल्कुल। लेकिन जब तक हमें उसे निकालकर रिफाइन करके ऊर्जा बनाने की तकनीक नहीं मिली, तब तक वो महज एक काला चिपचिपा पदार्थ था। एकदम सही। और दूसरी शर्त है कि वो आर्थिक रूप से संभव हो। उसे हासिल करने या इस्तेमाल करने की लागत इतनी ज्यादा ना हो कि वो अव्यावहारिक हो जाए। मान लीजिए सोना किसी दूर के ग्रह पर है, तकनीक भी है उसे लाने की, लेकिन अगर लागत बहुत ज्यादा है तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। और तीसरी शर्त जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है वो है कि वो सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो। ये वाला हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। इसका क्या मतलब हुआ? क्या स्रोत में कोई ऐसा उदाहरण है जहां तकनीक और पैसा तो था, लेकिन समाज ने ही किसी चीज को संसाधन मानने से इनकार कर दिया? ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत सीधे तौर पर उदाहरण नहीं देता, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। सोचिए, कुछ समाजों में कुछ जानवरों को पवित्र माना जाता है, तो उनका मांस भोजन का संसाधन नहीं बन सकता। अच्छा। भले ही वो पोषण से भरपूर हो और उसे पाने की तकनीक भी हो। या फिर किसी जगह पर कोई पवित्र जंगल हो जिसे काटना सांस्कृतिक रूप से अस्वीकार्य हो, तो वो लकड़ी का संसाधन नहीं माना जाएगा। तो संसाधन सिर्फ तकनीक और अर्थशास्त्र से नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और हमारे मूल्यों से भी तय होता है। वाह! तो संसाधन कोई स्थिर चीज नहीं है, ये तो एक गतिशील अवधारणा है जो हमारी तकनीक, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के साथ लगातार विकसित होती रहती है। इससे तो चीजों को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। और इसी समझ के साथ स्रोत इन संसाधनों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए कुछ श्रेणियों में बांटता है। पहली और सबसे स्पष्ट श्रेणी है प्राकृतिक संसाधन, यानी वो सब कुछ जो हमें सीधे प्रकृति से मिलता है। हवा, पानी, जंगल, खनिज, जिन्हें हम अक्सर मुफ्त का माल समझ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इन्हें भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हैं नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल संसाधन, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से फिर से बन जाते हैं, जैसे जल, वन और सौर ऊर्जा। और दूसरे हैं अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल, जिनका स्टॉक सीमित है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। एक बात खत्म तो खत्म। ठीक है, ये तो साफ है, लेकिन इसके बाद की 2 श्रेणियां ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि वो दिखाती हैं कि इंसान इस खेल में कहाँ फिट होता है। सही कहा। दूसरी श्रेणी है मानव निर्मित संसाधन, सड़कें, पुल, मशीनें, इमारतें। और तीसरी, जो शायद सबसे अहम है, वो है मानव संसाधन, यानी हम और आप, हमारा ज्ञान, हमारा कौशल, हमारी सेहत। इन दस्तावेजों में जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित कर गए वो ये नहीं थी कि ये 3 अलग-अलग श्रेणियां हैं, बल्कि ये कि असली जादू इन तीनों के एक दूसरे से टकराने और मिलने से पैदा होता है। कोई भी श्रेणी अकेले काम नहीं करती। क्या बात कही है! यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। सोचिए, एक सड़क जो एक मानव निर्मित संसाधन है, उसका कोई मतलब नहीं है अगर उसे बनाने के लिए
यानी मानव संसाधन। हाँ, मानव संसाधन ना हो, और अगर उसे बनाने के लिए पत्थर और तारकोल मतलब प्राकृतिक संसाधन ना हो। असली विकास इन तीनों के संगम पर ही होता है। लेकिन यहाँ एक बहस छिड़ सकती है। हमारे स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करके मानव संसाधन को विकसित करना सबसे जरूरी है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है, पर क्या ये थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं है? कोई ये भी तो तर्क दे सकता है कि सबसे अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य वाले लोग भी क्या करेंगे अगर उनके पास काम करने के लिए सड़कें, फैक्ट्रियां और बिजली यानी मानव निर्मित संसाधन ही ना हो? क्या एक को दूसरे से ज्यादा महत्व देना सही है? ये एक वाजिब सवाल है, और ये दिखाता है कि ये कितना जटिल मुद्दा है। स्रोत का तर्क ये नहीं है कि एक दूसरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है, बल्कि ये है कि मानव संसाधन वो केंद्रीय प्रोसेसर है जो बाकी दो को मूल्य देता है। प्राकृतिक संसाधन तो हमेशा से थे, लेकिन मानव संसाधन के ज्ञान ने ही उन्हें उपयोगी बनाया। और मानव निर्मित संसाधन तो मानव संसाधन के बिना बन ही नहीं सकते। तो ये प्राथमिकता का सवाल नहीं, बल्कि निर्भरता का सवाल है। एक शिक्षित और स्वस्थ आबादी ही ये समझ सकती है कि प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग कैसे करना है और बेहतर मानव निर्मित संसाधनों का निर्माण कैसे करना है। समझ गई। तो ये एक दुष्चक्र या एक अच्छा चक्र बनाने की बात है। अगर मानव संसाधन कमजोर है तो वो प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करेगा और घटिया मानव निर्मित संसाधन बनाएगा, और अगर वो मजबूत है तो वो दोनों को बेहतर बनाएगा। ये हमें सीधे उस संतुलन वाली बात पर वापस ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा आती है। ये सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है ऐसा विकास करना जो हमारी आज की जरूरतों को तो पूरा करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से कोई समझौता न करे। मुझे स्रोत में दिया गया बैंक खाते का उदाहरण बहुत पसंद आया है। ये ऐसा है जैसे आपके पास एक बैंक खाता है जिसमें प्रकृति हर महीने एक निश्चित रकम जमा करती है। आप मूलधन को हाथ लगाए बिना सिर्फ ब्याज खर्च कर सकते हैं। अगर आपने मूलधन यानी पृथ्वी के मूल संसाधन खर्च करना शुरू कर दिया तो अगली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। बहुत अच्छा उदाहरण है। और ये सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के बारे में नहीं है, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करने के बारे में भी है। क्या हम ऐसी फैक्ट्रियां लगा सकते हैं जो नदियों को प्रदूषित न करें? क्या हम ऐसे शहर बना सकते हैं जहां साफ हवा हो? सतत विकास इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करता है। ये विकास और जिम्मेदारी के बीच एक संतुलन बनाने की कला है। तो चलिए इस बड़े और थोड़े अमूर्त विचार को किसी ठोस चीज पर लागू करके देखते हैं। हमारे स्रोत भूमि संसाधन पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, शायद इसलिए क्योंकि बाकी चीजों के विकल्प हो सकते हैं, लेकिन जमीन का, उसका कोई विकल्प नहीं है। हम और जमीन नहीं बना सकते। भारत के संदर्भ में ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, हमारे देश में भूमि का उपयोग कई कामों के लिए होता है: कृषि, वन, उद्योग और आवास। जनसंख्या बढ़ने के साथ जमीन के हर टुकड़े के लिए लड़ाई तेज होती जा रही है। शहरों का विस्तार हो रहा है जिससे खेती की उपजाऊ जमीन कम हो रही है। उद्योगों के लिए जमीन चाहिए जिससे जंगलों पर दबाव पड़ रहा है। ये एक जीरो सम गेम बनता जा रहा है। और भूमि से ही जुड़ा एक और महत्वपूर्ण संसाधन है जिसकी बात की गई है, मृदा यानी मिट्टी। हम अक्सर जमीन और मिट्टी को एक ही मान लेते हैं, लेकिन मिट्टी जमीन की वो कुछ इंच मोटी ऊपरी परत है जो सचमुच हमारे जीवन का आधार है। बिल्कुल। और भारत की भौगोलिक विविधता की तरह ही यहाँ की मिट्टी में भी बहुत विविधता है। स्रोत में मुख्य रूप से 4 प्रकार की मृदा का जिक्र है जो भारत की कृषि को परिभाषित करती हैं। उत्तर भारत के मैदानों में जलोढ़ मृदा एलुवियल सॉइल है जो नदियों की देन है और देश का अन्न भंडार है। फिर दक्कन के पठार पर काली मृदा ब्लैक सॉइल जो कपास के लिए मशहूर है। हाँ। दक्षिण में लाल मृदा रेड सॉइल है और ज्यादा बारिश वाले इलाकों में लेटराइट मृदा लेटराइट सॉइल। लेकिन ये विविधता और समृद्धि एक बहुत बड़े खतरे में है जिसके बारे में स्रोत चेतावनी देता है। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव। और ये कोई धीमी प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक ऐसी समस्या है जिसे हमने अपनी गतिविधियों से बहुत तेज कर दिया है। मृदा अपरदन का मतलब है मिट्टी की सबसे ऊपरी और सबसे उपजाऊ परत का हवा या पानी से बह जाना। एक बार ये परत हट गई तो जमीन बंजर हो जाती है। स्रोत के अनुसार इसके मुख्य कारण मानवीय हैं। सबसे बड़ा कारण है वनों की कटाई। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को एक जाल की तरह बांध कर रखती हैं। जब पेड़ कटते हैं तो मिट्टी ढीली पड़ जाती है और पहली ही बारिश में बह जाती है। ये सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, जैसा कि स्रोत इशारा करता है, ये एक टिक टिक करता आर्थिक टाइम बॉम्ब है। जब गंगा के मैदानों की ऊपरी मिट्टी बहकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है
तो ये सिर्फ मिट्टी नहीं बह रही, ये भारत की खाद्य सुरक्षा और लाखों किसानों की आजीविका बह रही है। बहुत जरूरी बात कही। दूसरा बड़ा कारण है अत्यधिक पशुचारण, ओवरग्रेजिंग, जब जानवर एक ही जगह पे घास को जड़ों समेत खत्म कर देते हैं। और तीसरा है खेती के गलत तरीके, जैसे ढलान पर गलत तरीके से जुताई करना, जो पानी के लिए हाईवे बना देता है ताकि वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को भी बहा ले जाए। ये सब सुनकर तो बहुत निराशा होती है। क्या हम इस प्रक्रिया को रोक सकते हैं या कम से कम धीमा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। जहां समस्या मानवीय है, वहां समाधान भी मानवीय ही है। और स्रोत में कुछ बहुत ही व्यवहारिक उपाय बताए गए हैं। सबसे प्रभावी उपाय है वृक्षारोपण, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। जब पेड़ों की कटाई मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है, तो पेड़ लगाना ही उसका सबसे सीधा समाधान है। ये प्रकृति की नकल करने जैसा है। बिल्कुल। पहाड़ी इलाकों के लिए एक खास तरीके का जिक्र है, सीढ़ी नुमा खेती, टेरेस फार्मिंग। ये सिर्फ खेती का तरीका नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग का एक कमाल है। पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियां बनाने से पानी की रफ्तार टूट जाती है। वो तेजी से नीचे बहने के बजाय हर सीढ़ी पर रुकता है, जमीन में रिसता है और मिट्टी को अपने साथ बहाकर नहीं ले जाता। सही। और तीसरा उपाय है पशुओं की चराई को नियंत्रित करना। इसका मतलब ये सुनिश्चित करना है कि जानवरों को अलग अलग चारागाहों में घुमाया जाए, ताकि किसी एक जगह की वनस्पति को फिर से उगने का समय मिल सके। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यह सब उसी जिम्मेदारी की भावना से जुड़ा है जिसकी बात हम कर रहे थे। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार ये है कि संसाधन और विकास एक सिक्के के दो पहलू नहीं है, बल्कि एक ही नाव के दो चप्पू हैं। अगर दोनों एक साथ और सही दिशा में नहीं चले तो नाव गोल गोल घूमती रहेगी या डूब जाएगी। संरक्षण के बिना विकास अंधा है और विकास के बिना संरक्षण का कोई मतलब नहीं। जैसा कि स्रोत के अंत में कहा गया है, यदि आज हमने संसाधनों को नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल सही। ये सिर्फ एक अकादमिक निष्कर्ष नहीं है, ये एक चेतावनी है। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जो हमारे स्रोतों से थोड़ा आगे जाता है, लेकिन उसी के नींव पर बना है। स्रोत ने संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया है। आज के डिजिटल युग में क्या डेटा या सूचना को एक नए चौथे प्रकार का संसाधन माना जा सकता है? ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। ये मानव निर्मित तो है, पर ये किसी सड़क या पुल जैसा नहीं है। सही कहा। और अगर हम इसे एक संसाधन मानते हैं, तो हम सतत विकास के सिद्धांतों को इस पर कैसे लागू करेंगे? ये डेटा दिखता तो असीमित है, हम इसे कॉपी पेस्ट करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसे स्टोर और प्रोसेस करने के लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर चाहिए, जिनमें भारी मात्रा में ऊर्जा लगती है और जिनका हार्डवेयर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी पैदा करता है। तो इस नए अदृश्य संसाधन की एक वास्तविक भौतिक कीमत है। इसके सतत उपयोग के बारे में सोचना शायद हमारी पीढ़ी की अगली बड़ी चुनौती है। नमस्कार। हमारे आज के स्रोतों का ढेर हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जिसे हम अक्सर टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जंगल और जंगली जीव। अब देखिए, ये स्कूल की भूगोल की किताब का कोई चैप्टर नहीं है, ये हमारे होने या ना होने की कहानी है। आज की इस पूरी चर्चा का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि जंगल क्यों जरूरी हैं, बल्कि उन छुपी हुई परतों को खोलना है जो बताती हैं कि भारत में इन संसाधनों की असलियत क्या है और इन्हें बचाने की लड़ाई कितनी जटिल और दिलचस्प है। बिल्कुल, और ये लड़ाई सिर्फ पेड़ों या जानवरों को बचाने की नहीं है। जब हम स्रोतों में दिए गए आंकड़ों को देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि हम असल में अपनी हवा, अपने पानी और अपने भविष्य की अर्थव्यवस्था को बचाने की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत ही जटिल इकोसिस्टम है और आज हम इसके कुछ धागे सुलझाने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं उस सवाल से जो सबसे सीधा लगता है। जंगल हमें देते क्या हैं? जब मैं इन स्रोतों को देख रहा था तो पहली लिस्ट तो वही थी जो हम सब जानते हैं। लकड़ी, जलावन के लिए ईंधन, जड़ी बूटियां, कागज। ये वो चीजें हैं जिनका एक सीधा बाजार है, एक कीमत है। हाँ, ये प्रत्यक्ष लाभ है जिन्हें हम फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं, और ये करोड़ों लोगों के रोजगार का आधार भी है। लेकिन असली कहानी और असली कीमत उन चीजों में छुपी है जिनका कोई टैग प्राइस नहीं होता। इन्हें इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज? जी। सोचिए, हिमालय के जंगल एक तरह से दिल्ली के लिए एक विशाल मुफ्त का वाटर फिल्टर प्लांट है। अगर ये जंगल ना हो तो नदियों में इतनी गाद और मिट्टी भर जाएगी
जबकि उसे साफ करने के लिए जो प्लांट लगाना पड़ेगा उसकी कीमत अरबों में होगी। वाह, ये तो सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब हम इन सेवाओं को फ्री मानकर चल रहे हैं, पर असल में उनकी एक बहुत बड़ी आर्थिक कीमत है, जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं। जैसे हवा को साफ करना या बाढ़ को रोकना। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, जंगल के अंदर जो वन्य जीव रहते हैं वो इस इकोसिस्टम के अदृश्य मजदूर हैं। एक पॉलिनेटर यानी परागण करने वाला कीड़ा या पक्षी हमारी फसलों की पैदावार के लिए जिम्मेदार है। अगर वो गायब हो जाए तो हमारी खेती की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। हर जीव की अपनी एक भूमिका है। ये एक ताश के पत्तों से बने महल की तरह है। ताश के पत्तों का महल, ये एक जबरदस्त एनोलॉजी है। मतलब अगर हमने बीच से सिर्फ एक पत्ता निकाला तो आपको लगेगा कि क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए आपने जंगल से मेंढक गायब कर दिए। अचानक उन कीड़ों की आबादी में विस्फोट हो जाता है जिन्हें मेंढक खाते थे, और वो कीड़े आपकी फसलों को तबाह करने लगते हैं। दूसरी तरफ जो सांप मेंढकों को खाते थे वो भूखे मरने लगते हैं। एक छोटा सा बदलाव और पूरा सिस्टम ढहने का खतरा पैदा हो जाता है। यही नाजुक संतुलन है जिसे प्रकृति ने लाखों सालों में बनाया है, और इसी नाजुक संतुलन पर भारत में सबसे ज्यादा दबाव पड़ रहा है। जब मैं इन स्रोतों को पढ़ रहा था तो एक आंकड़ा मेरे लिए काफी चौंकाने वाला था। भारत का लगभग 24% हिस्सा जंगलों से ढका है। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नंबर पूरी सच्चाई नहीं बताता। ये वैसा ही है जैसे आप कहें कि किसी लाइब्रेरी में 10 लाख किताबें हैं, लेकिन ये ना बताएं कि उनमें से कितनी सच में ज्ञान का खजाना है और कितनी सिर्फ पुरानी फोन डायरेक्टरी है। हाँ, सही बात है। हमारे यहाँ भी कागज पर जो वन क्षेत्र है उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा या तो बहुत घने जंगल नहीं है या फिर उनकी क्वालिटी बहुत खराब हो चुकी है, और यहीं पर सरकार का वर्गीकरण समझना जरूरी हो जाता है। हाँ, स्रोत में इन 3 श्रेणियों का जिक्र है: आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। ईमानदारी से कहूं तो ये सब सुनने में बहुत प्रशासनिक और बोरिंग लगते हैं। क्या आप समझा सकती हैं कि जमीन पर एक आम इंसान के लिए इनमें असल में क्या फर्क है? ये बहुत गहरा सवाल है, क्योंकि इसका असर बहुत गहरा पड़ता है। सोचिए, एक संरक्षित वन के किनारे बसे गांव को पीढ़ियों से सूखी लकड़ी बीनने या अपने मवेशी चराने का पारंपरिक अधिकार हो सकता है। अच्छा। लेकिन अगर सरकार किसी वजह से, मान लीजिए वहां एक टाइगर रिजर्व बनाने के लिए उसी वन को आरक्षित घोषित कर दे, तो रातों रात उनका ये पारंपरिक अधिकार खत्म हो सकता है। हाय। ये सिर्फ कागज पर खींची गई लकीरें नहीं है, ये लोगों की जिंदगियों और उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। मतलब इन क्लासिफिकेशंस को लेकर जमीन पर अक्सर तनाव और टकराव की स्थिति बनती होगी। हमेशा। और अवर्गीकृत वन तो सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। वो क्यों? ये वो जमीनें हैं जिनका कोई माई बाप नहीं है, सरकार का ध्यान भी कम है, इसीलिए सबसे ज्यादा अतिक्रमण, खनन या रियल एस्टेट का दबाव इन्हीं जंगलों पर पड़ता है। समझ गया। तो एक तरफ आरक्षित वन है जहां इंसान का जाना भी लगभग मना है, और दूसरी तरफ अवर्गीकृत वन है जिन्हें कोई भी लूट सकता है। यह दिखाता है कि हमारी संरक्षण की रणनीति कितनी बटी हुई है। और इस दबाव का, इस अतिक्रमण का सबसे पहला शिकार होती है जैव विविधता, यानी बायोडायवर्सिटी। भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है इस मामले में, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम अपनी ही दौलत को तेजी से लुटा रहे हैं। बिल्कुल। और जब खतरा इतना बड़ा हो तो आपको प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती हैं। संरक्षण के प्रयास हर जगह एक जैसे नहीं हो सकते। यह एक तरह का ट्रायाज सिस्टम है, जैसा किसी इमरजेंसी वार्ड में होता है। ट्रायाज? हाँ। डॉक्टर सबसे पहले उस मरीज को देखते हैं जिसकी हालत सबसे नाजुक हो। वन्य जीवों के संरक्षण में भी हम यही करते हैं। हम प्रजातियों को उनकी स्थिति के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं। ये ट्रायाज वाली बात इसे समझने में बहुत मदद करती है। तो ये श्रेणियां कौन कौन सी हैं? स्रोत में 4 का दिक्र है। हाँ, पहली है सामान्य प्रजातियां, जैसे कि कौवा या नीलगाय। इनकी आबादी ठीक ठाक है और फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं है। ठीक है। दूसरी है दुर्लभ प्रजातियां। इनकी संख्या कम है और ये कुछ खास इलाकों में ही मिलती हैं। अगर इनके रहने की जगहों पर कोई संकट आया तो ये अगली श्रेणी में जा सकती हैं। और अगली श्रेणी सबसे ज्यादा चिंताजनक है, संकटग्रस्त प्रजातियां।
इंडेंजर्ड स्पीशीज। हाँ, एंडेंजर्ड स्रोत बाघ और एक सींग वाले गैंडे का उदाहरण देते हैं। ये वो प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं। सही। और चौथी श्रेणी है विलुप्त प्रजातियां, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट स्पीशीज, जो अब हमारे बीच नहीं है, जैसे एशियाई चीता, जिसे भारत में 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अच्छा। अब हम जिसे अफ्रीका से लाकर बसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक अलग उपप्रजाति है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि संरक्षण सिर्फ इन बड़ी करिश्माई प्रजातियों जैसे बाघ या हाथी को बचाने के बारे में नहीं है। कई बार सबसे जरूरी काम वो गुमनाम जीव करते हैं जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। जैसे कोई उदाहरण? जैसे गिद्ध। गिद्ध? हाँ, कुछ दशकों पहले तक गिद्ध आम थे। फिर जानवरों को दी जाने वाली एक दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनेक की वजह से उनकी आबादी 99% तक खत्म हो गई। 99%? जी। अब इसका नतीजा क्या हुआ? सड़ते हुए जानवरों की लाशों को साफ करने वाला कोई नहीं बचा। इससे आवारा कुत्तों की आबादी में विस्फोट हो गया और भारत में रेबीज के मामले बहुत तेजी से बढ़ गए। अरे बाप रे। ये एक अनपेक्षित भयानक चेन रिएक्शन था। एक पक्षी के गायब होने का असर सीधे इंसान की सेहत पर पड़ा। ये तो वाकई डरावना है। ये दिखाता है कि हर चीज एक दूसरे से कैसे जुड़ी है। और ये बात मुझे एक बहुत दिलचस्प मोड़ पर लाती है। जब सरकारें और कानून अक्सर फेल हो जाते हैं, तब आम लोग आगे आते हैं। भारत में संरक्षण का इतिहास ऐसे आंदोलनों से भरा पड़ा है। हाँ, और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। स्रोतों में जिन दो आंदोलनों का जिक्र है, वे सिर्फ पेड़ बचाने की कहानी नहीं है, वे एक दर्शन है। आप चिपको आंदोलन की बात कर रही हैं? बिल्कुल। उत्तराखंड की वो तस्वीरें जहां औरतें पेड़ों से चिपककर खड़ी हो गईं ताकि ठेकेदार उन्हें काट न सकें, वो तो आज भी दिमाग में ताज़ा हैं। बिल्कुल, लेकिन चिपको सिर्फ पेड़ों से चिपकना नहीं था, ये एक ऐलान था। कैसा ऐलान? ये ऐलान कि जंगल पर पहला हक उन स्थानीय लोगों का है जो सदियों से उसके साथ रहते आए हैं, न कि किसी बाहरी ठेकेदार का जो सिर्फ मुनाफे के लिए आया है। ये इकोलॉजिकल जस्टिस या पर्यावरणीय न्याय की लड़ाई थी। वाह। और दूसरा उदाहरण राजस्थान के बिश्नोई समुदाय का। वो तो और भी पुराना और गहरा है। ये लोग तो सदियों से प्रकृति की रक्षा के लिए अपनी जान देते आए हैं। उनका दर्शन तो अद्भुत है। वो वन्य जीवों को, खासकर काले हिरन को, अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। उनके लिए प्रकृति की पूजा सिर्फ एक कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। इन आंदोलनों ने ये साबित किया कि भारत में संरक्षण की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये पश्चिम से आया हुआ कोई नया विचार नहीं है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। इन्होंने संरक्षण को एक अकादमिक विषय से निकालकर एक जन आंदोलन बना दिया। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी था। लेकिन सिर्फ जन आंदोलन से तो काम नहीं चलता। सरकार की भी तो कोई भूमिका होगी। हाँ, बिल्कुल, और हुई भी है। जन आंदोलनों के साथ साथ सरकारी कोशिशें भी हुईं। जैसे कि स्रोत में प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट का जिक्र है। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य भी बनाए गए। हाँ, और इन सरकारी योजनाओं में एक बहुत दिलचस्प स्ट्रैटेजी दिखती है जिसे अम्ब्रेला स्पीशीज का कॉन्सेप्ट कहते हैं। अम्ब्रेला स्पीशीज, ये क्या होता है? सोचिए, एक बाघ को जिंदा रहने के लिए एक बहुत बड़े स्वस्थ जंगल की जरूरत होती है। सही बात है। उसे शिकार के लिए हिरण चाहिए, हिरण को घास के मैदान चाहिए, जंगल को पानी के लिए नदियां चाहिए। तो जब आप कहते हैं कि हम बाघ को बचा रहे हैं, तो आप असल में सिर्फ एक जानवर को नहीं बचा रहे होते। अच्छा। आप उस पूरे विशाल जंगल को, उसकी नदियों, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों और हजारों दूसरी प्रजातियों को बचा रहे होते हैं जो उस एक बाघ की छतरी यानी अम्ब्रेला के नीचे आते हैं। वाह, ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। ये एक बहुत प्रभावी तरीका है। एक को साधो और सब सज जाए। इसके अलावा एक कानून का भी जिक्र है, वन संरक्षण अधिनियम 1980। ये कितना महत्वपूर्ण रहा है? ये एक गेम चेंजर कानून था। गेम चेंजर कैसे? इससे पहले किसी भी वन भूमि को बहुत आसानी से किसी भी दूसरे काम के लिए दिया जा सकता था, जैसे सड़क बनाने, बांध बनाने या खनन के लिए। इस कानून ने इस प्रक्रिया को बहुत बहुत सख्त बना दिया। इसने एक तरह से जंगलों के ऊपर एक कानूनी सुरक्षा कवच डाल दिया। हालांकि इस पर भी हमेशा विकास बनाम पर्यावरण की बहस चलती रहती है, लेकिन इसके बिना आज भारत के जंगलों की हालत कहीं ज्यादा खराब होती। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटा जाए तो ये साफ है कि वन और वन्यजीव सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, वे हमारे जीवन का आधार हैं।
हमने उनके उन छिपे हुए आर्थिक लाभों को समझा जिनका कोई प्राइस टैग नहीं है, भारत में उनकी स्थिति की जटिलताओं को देखा और फिर उन्हें बचाने के लिए चल रही दोहरी लड़ाई पर भी नजर डाली। एक तरफ चिपको जैसे जन आंदोलन है और दूसरी तरफ प्रोजेक्ट टाइगर जैसी सरकारी नीतियां। बिल्कुल। और अंत में स्रोत हमें एक सीधी और स्पष्ट चेतावनी देते हैं। ये लड़ाई सिर्फ सरकार या कुछ एक्टिविस्ट की नहीं है, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर हमने ये संतुलन खो दिया तो हम सिर्फ कुछ प्रजातियों को नहीं खोएंगे, हम अपने अस्तित्व को ही संकट में डाल देंगे। ये अब कोई दूर के भविष्य का खतरा नहीं है, ये आज और अभी की हकीकत है। ये सब जानने के बाद मेरे मन में एक सवाल अटक गया है। हम अक्सर पूछते हैं कि एक जंगल का मूल्य क्या है या एक बाग का मूल्य क्या है, पर जब हम ये सवाल पूछते हैं तो क्या हमारा मतलब सिर्फ उसके आर्थिक मूल्य से होता है? मतलब लकड़ी की कीमत या टाइगर सफारी से होने वाली कमाई, एक नदी को साल भर जिंदा रखने वाले जंगल का या एक पूरे इकोसिस्टम को संतुलित रखने वाले गिद्ध का असली मूल्य क्या है? और क्या हम इंसान कभी उस मूल्य को पूरी तरह से आंक भी सकते हैं? नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पानी की, एक ऐसी चीज जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन जिसके बारे में हम शायद सबसे कम सोचते हैं। हमारे पास सभ्यता की जीवन रेखाएं, जल संसाधनों का एक अध्ययन पर आधारित कुछ दिलचस्प जानकारियां हैं और आज हम इसी में गोता लगाने वाले हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि जब हम जल की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक संसाधन की बात नहीं कर रहे होते, हम सभ्यता, कृषि और हमारे भविष्य की बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं भारत में पानी की उपलब्धता से। स्रोत बताता है कि भारत में जल का मुख्य स्रोत वर्षा है और यहाँ औसतन सालाना वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है। हाँ, ये सुनने में तो काफी लगता है। यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। अच्छा। आंकड़ा भले ही बड़ा लगे, लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इसका वितरण बहुत असमान है। असमान मतलब कुछ क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा बारिश होती है जिससे बाढ़ आ जाती है, जबकि देश के कई बड़े हिस्से सूखे की मार झेलते हैं। अच्छा। और यही जल प्रबंधन की सबसे बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को और भी मुश्किल बना देते हैं जल संकट के कारण। जी। स्रोत में साफ तौर पर 5 बड़े कारण बताए गए हैं। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, शहरीकरण, कृषि में पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल और जल प्रदूषण। बिल्कुल, ये सब मिलकर एक सीमित संसाधन पर भारी दबाव डाल रहे हैं। तो इस दबाव से निपटने के लिए एक बड़ा और महत्वाकांक्षी कदम उठाया गया, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। हाँ, यानी बड़े बांध। स्रोत के अनुसार इनके कई उद्देश्य थे। जी, इनके मुख्य लक्ष्य थे सिंचाई के लिए सुविधाएं बढ़ाना, पनबिजली यानी जल विद्युत का उत्पादन करना, बाढ़ को नियंत्रित करना और शहरों तक पीने का पानी पहुंचाना। भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और टिहरी बांध जैसी परियोजनाएं इसी सोच का नतीजा है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक और मोड़ आता है। हाँ। स्रोत ये भी बताता है कि इन बड़े बांधों से जहां फायदे हुए, वहीं कुछ गंभीर समस्याएं भी पैदा हुई। बिल्कुल, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इन परियोजनाओं से कई समस्याएं जुड़ी हैं। जैसे कि एक बहुत बड़े इलाके का पानी में डूब जाना, जिसकी वजह से लाखों लोगों को अपनी जमीन और घर छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। ये तो बहुत बड़ी सामाजिक कीमत है। बहुत बड़ी। और इसके अलावा ये बांध नदियों के प्राकृतिक बहाव में बाधा डालते हैं, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। तो ये विकास की एक कीमत है जिस पर विचार करना जरूरी है। यकीनन। तो इसका क्या मतलब है? अगर बड़े बांध ही एकमात्र समाधान नहीं है, तो क्या हमारे पास और भी रास्ते हैं? यहीं पर स्रोत एक बहुत ही आकर्षक विचार सामने रखता है, वर्षा जल संचयन, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हाँ। और सबसे आकर्षक बात यह है कि ये कोई नई तकनीक नहीं है। अच्छा, स्रोत हमें याद दिलाता है कि भारत के कई क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन की पारंपरिक प्रणालियां सदियों से मौजूद हैं। मतलब ये हमारे पूर्वजों का ज्ञान है। बिल्कुल, जो आज के संकट में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। ये सच में बहुत दिलचस्प है। स्रोत में कुछ खास उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे राजस्थान में टांका का इस्तेमाल, मध्य भारत में तालाब, हिमालय क्षेत्रों में गुल और दक्षिण भारत में कट्टा। जी, ये नाम ही हमारी क्षेत्रीय विविधता और ज्ञान को दर्शाते हैं। सही बात है। ये प्रणालियां दिखाती हैं कि कैसे लोग स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से पानी बचाते आ रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, क्या हमें हमेशा बड़े केंद्रीकृत समाधानों की ओर ही देखना चाहिए, या फिर छोटे स्थानीय और पारंपरिक तरीकों में भी उतनी ही क्षमता है? हाँ,
ये पारंपरिक प्रणालियां इस बात का सबूत हैं कि जल संरक्षण समुदाय के स्तर पर भी बेहद प्रभावी हो सकता है। तो इस पूरी चर्चा का सार यह है कि जल एक अमूल्य और सीमित संसाधन है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे बड़े बांधों जैसे आधुनिक समाधानों के अपने फायदे और नुकसान हैं। और कैसे हमारी पारंपरिक प्रणालियों में आज भी बहुत संभावनाएं हैं। अंत में स्रोत का निष्कर्ष यही है कि जल का सही और संतुलित उपयोग ही हमारे भविष्य को सुरक्षित बना सकता है। मतलब ये केवल सरकार या बड़ी परियोजनाओं की जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक आदत है जिसे हम सभी को अपनाना होगा। सही। अगर हमने जल को नहीं बचाया तो भविष्य में एक गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। आज की ये चर्चा हमें एक महत्वपूर्ण बिंदु पर लाके छोड़ती है। हमने जल प्रबंधन के दो अलग-अलग दृष्टिकोण देखे। एक तरफ भाखड़ा नांगल जैसे विशाल आधुनिक इंजीनियरिंग के चमत्कार, और दूसरी तरफ राजस्थान के टांका जैसी सरल लेकिन प्रभावी पारंपरिक प्रणालियां। हाँ, यह हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि भविष्य के लिए पानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। बिल्कुल। क्या आधुनिक तकनीक और सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता को मिलाकर एक ऐसा रास्ता बनाया जा सकता है जो भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए वास्तव में टिकाऊ हो? हाँ, यही सवाल है। यह एक ऐसा विचार है जिस पर आगे मनन किया जा सकता है। तो आज हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वो हमें भारतीय कृषि की दुनिया में ले जा रहे हैं। ये असल में कक्षा 10 की भूगोल की किताब के एक अध्याय पर आधारित एक पूरी स्क्रिप्ट है। और मतलब पहली नजर में ये थोड़ा अकादमिक लग सकता है। हाँ, थोड़ा किताबों वाला मामला लगता है। बिल्कुल। लेकिन सच तो ये है कि ये विषय सिर्फ किताबों या परीक्षाओं के लिए नहीं है। ये हमारे देश की पहचान, हमारी अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की जिंदगी की कहानी है। सही बात है। हम हमेशा सुनते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो आज हम इसी जुमले के पीछे के असल मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम कृषि कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ खेत, हल और फसलों से नहीं होता। अच्छा। इसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि हमारी थाली में क्या है, फैक्ट्रियों में क्या बन रहा है और देश की अर्थव्यवस्था मतलब किस रफ्तार से चल रही है। देश की आधी से ज्यादा आबादी की रोजी रोटी इसी से जुड़ी है। तो एक तरह से भारतीय कृषि को समझना भारत की धड़कन को समझने जैसा है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस स्क्रिप्ट के जरिए हम एक बड़ी और साफ तस्वीर देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रिप्ट की शुरुआत एक बहुत सीधी सादी परिभाषा से होती है। भूमि पर फसल उगाना और पशुपालन। सुनने में तो बहुत आसान लगता है। हाँ, बहुत सरल। लेकिन फिर इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है? ये तो बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल है। स्क्रिप्ट में इसके 4 मुख्य कारण दिए गए हैं। ये खाना देती है, राष्ट्रीय आय बढ़ाती है, उद्योगों को कच्चा माल देती है और हाँ, गांव में रोजगार पैदा करती है। हाँ, और ये चारों बिंदु अलग अलग नहीं है बल्कि एक चेन की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा, वो कैसे? इसे ऐसे समझते हैं, एक किसान महाराष्ट्र के किसी खेत में कपास उगाता है। ठीक है। ये हुआ ग्रामीण रोजगार। ठीक है। वो कपास जब बिकती है तो किसान और देश की आय में जुड़ती है। फिर वो कपास मान लीजिए तमिलनाडु की एक टेक्सटाइल मिल में पहुंचती है। ये हुआ उद्योगों के लिए कच्चा माल। उस मिल में धागा और कपड़ा बनता है जिससे हजारों लोगों को और रोजगार मिलता है। और आखिर में उस कपड़े से बनी शर्ट दिल्ली के किसी बाजार में बिकती है। वाह! तो एक छोटी सी कपास की खेती ने गांव से लेकर शहर तक, खेत से लेकर फैक्ट्री तक एक पूरी इकोनॉमिक गतिविधि को जन्म दिया। इसीलिए इसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, क्योंकि ये पूरे शरीर को सहारा देती है। ये उदाहरण तो वाकई तस्वीर साफ कर देता है। मतलब ये सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने वाला एक इंजन है। बिल्कुल। अच्छा, अब भारत की बात करें तो यहाँ की सबसे बड़ी खासियत इसकी विविधता है। मतलब पंजाब का मैदान केरल के तटीय इलाकों से बिल्कुल अलग है। हाँ, जमीन आसमान का फर्क है। तो जाहिर है हर जगह खेती का तरीका भी एक जैसा नहीं हो सकता। स्क्रिप्ट में खेती के 4 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। हाँ, और ये प्रकार सिर्फ खेती के तरीके नहीं बल्कि किसान की सोच और उसके मकसद को भी दिखाते हैं। दिलचस्प। तो पहला है निर्वाह कृषि। मतलब किसान बस अपने और अपने परिवार के गुजारे के लिए खेती कर रहा है, बाजार या मुनाफे से उसका ज्यादा लेना देना नहीं है। आत्मनिर्भरता। फिर आता है गहन निर्वाह कृषि। ये उन इलाकों में होती है जहां जमीन कम और लोग ज्यादा हैं, जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार के घनी आबादी वाले हिस्से। हाँ, जहां जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। यहाँ
एक ही छोटे से खेत से ज्यादा पैदावार निकालने की कोशिश होती है, जिसके लिए खूब मेहनत, खाद और पानी का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, यहाँ हर इंच जमीन कीमती है। किसान के पास मतलब प्रयोग करने या जमीन को खाली छोड़ने का विकल्प ही नहीं होता। उसे उसी छोटे से टुकड़े से अपने परिवार का पेट भी पालना है और शायद थोड़ी बहुत फसल बेचकर दूसरी जरूरतें भी पूरी करनी है। और यहीं से चीजें बदलती हैं, क्योंकि तीसरा प्रकार है वाणिज्यिक कृषि। यहाँ मकसद पूरी तरह से व्यापारिक है। हाँ, यहाँ मकसद पैसा कमाना है। फसलें सिर्फ बाजार में बेचने और मुनाफा कमाने के लिए उगाई जाती हैं। स्क्रिप्ट में कपास और गन्ने का जिक्र है, जो सीधे फैक्ट्रियों में जाते हैं। सही। और इसी का एक बड़ा और संगठित रूप है बागान कृषि, जहां एक बहुत बड़े इलाके में सिर्फ एक ही फसल होती है, जैसे असम के चाय के बागान या कर्नाटक के कॉफी के बागान। यहाँ एक बहुत गहरा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। बताइए। निर्वाह कृषि में किसान जमीन से जुड़ा होता है, वो उसकी पूजा करता है क्योंकि वो उसका जीवन दाता है। लेकिन बागान कृषि में जमीन एक फैक्ट्री की तरह है, एक संसाधन जिससे से ज्यादा आउटपुट निकालना है। अच्छा। यहाँ फैसला मौसम और मिट्टी से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग पर निर्भर करता है। एक निर्वाह किसान सोचता है कि इस साल खाने के लिए गेहूं उगेगा या नहीं, जबकि एक चाय बागान का मैनेजर सोचता है कि लंदन के बाजार में चाय का क्या भाव चल रहा है। मतलब दोनों की दुनियाएं बिल्कुल अलग हैं, भले ही दोनों खेती कर रहे हों। मतलब खेती का प्रकार सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि एक पूरी मानसिकता को दिखाता है। अच्छा, तो ये तो हुए खेती करने के अलग अलग मकसद और तरीके, लेकिन असल में उगाया क्या जा रहा है? स्क्रिप्ट में जो फसलों की लिस्ट है, वो अपने आप में भारत की कहानी कहती है। बिल्कुल, भारत का फसली नक्शा असल में यहाँ के मौसम, पानी और संस्कृति का नक्शा है। स्क्रिप्ट फसलों को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटती है। सबसे पहले खाद्य फसलें। इसमें जाहिर तौर पर चावल और गेहूं का नाम सबसे पहले आता है। मुख्य भोजन। चावल, जिसे ज्यादा गर्मी और पानी चाहिए, पूर्वी और दक्षिणी भारत का मुख्य भोजन है। वहीं गेहूं, जिसे उगने के लिए ठंडी और सूखी सर्दी चाहिए, वो उत्तर और पश्चिमी भारत की जान है। और दिलचस्प बात यह है कि भारत का जो सांस्कृतिक बंटवारा है, वो भी कहीं ना कहीं चावल और गेहूं की इसी लाइन पर दिखता है। सच में। हाँ, आप देखेंगे कि खानपान की आदतें त्योहारों, रीति रिवाजों और जीवन शैली को कैसे प्रभावित करती हैं। तो ये सिर्फ 2 अनाज नहीं है, बल्कि 2 अलग अलग सांस्कृतिक दुनियाएं हैं जो सदियों से एक ही देश में साथ साथ फल फूल रही हैं। वाह, ये कनेक्शन तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। फिर स्क्रिप्ट में मोटे अनाज का जिक्र है। ज्वार, बाजरा, रागी। अक्सर इन्हें गरीबों का अनाज कहकर कम आंका जाता है। हाँ, ये एक धारणा रही है। लेकिन स्क्रिप्ट बताती है कि ये कम बारिश वाले सूखे इलाकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, और ये बहुत पौष्टिक भी होते हैं। और आज के दौर में जब हम क्लाइमेट चेंज और पानी की कमी की बात कर रहे हैं, तो यही मोटे अनाज सुपर फूड बनकर उभर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि ये कम पानी में उग सकते हैं और मुश्किल हालात झेल सकते हैं। तो जिसे कल तक पिछड़ा हुआ माना जाता था, वो शायद भविष्य की खेती का जवाब हो सकता है। ये तो कमाल की बात है। और आखिर में आती हैं नकदी फसलें या कैश क्रॉप्स, जिनका मकसद ही पैसा कमाना है। हाँ। कपास, जिसे सफेद सोना भी कहते हैं और जो हमारे कपड़ा उद्योग की नींव है। गन्ना, जिसे हमारी चीनी बनती है। और फिर चाय और कॉफी, जो बागान कृषि के बेहतरीन उदाहरण हैं। हाँ, और दुनिया भर में भारत की पहचान भी है। इन सभी फसलों को अगर हम भारत के कृषि कैलेंडर के चश्मे से देखें, तो पूरी तस्वीर और भी साफ हो जाती है। हमारे किसान सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो मौसम के साथ एक तालमेल बिठाकर चलते हैं। एक तरह का ज्ञान जो शायद हजारों सालों से चला आ रहा है। बिल्कुल, एक ऐसा ज्ञान जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। भारत में मुख्य रूप से 3 फसली मौसम है। हाँ, स्क्रिप्ट में इनका जिक्र है: खरीफ, रबी और जायद। बिल्कुल। खरीफ यानी मॉनसून की फसल। जब जून जुलाई में बारिश आती है तो चावल, मक्का, बाजरा जैसी फसलें बोई जाती हैं, जिन्हें पानी की बहुत जरूरत होती है। और ये पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर होती हैं। हाँ, इसीलिए भारतीय किसान आसमान की तरफ टकटकी लगाए देखता है। फिर जब मॉनसून चला जाता है और सर्दियां आती हैं, तब अक्टूबर-नवंबर में रबी की फसल बोई जाती हैं, जैसे गेहूं, चना, सरसों, जिन्हें ठंडी और सूखी जलवायु चाहिए। सही। और फिर इन दोनों के बीच गर्मियों के छोटे से मौसम में जायद फसलें उगाई जाती हैं, जैसे तरबूज, खीरा, खरबूजा। मतलब ये एक प्राकृतिक घड़ी की तरह है जो पूरे देश की खेती को नियंत्रित करती है। ये जानना वाकई दिलचस्प है। लेकिन अब जमाना बदल गया है। सिर्फ प्रकृति के भरोसे तो
नहीं रहा जा सकता। स्क्रिप्ट का अगला हिस्सा कृषि में हुए सुधारों और आधुनिक तकनीक की बात करता है। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है 1960 के दशक की हरित क्रांति से। उस वक्त भारत में अनाज की भारी कमी थी और हमें विदेशों से अनाज आयात करना पड़ता था। बहुत बड़ी समस्या थी वो तो। बिल्कुल, हरित क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। स्क्रिप्ट में इसके कई पहलू बताए गए हैं, जैसे उन्नत किस्म के बीज, वो HYV सीड्स, हाँ, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। पे इस्तेमाल शुरू हुआ। रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा और सिंचाई के लिए तो मतलब नहरों और ट्यूबवेल्स का जाल बिछाया गया। ट्रैक्टर और थ्रेशर जैसी मशीनों ने खेती को आसान और तेज बना दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसमें कोई शक नहीं है, हरित क्रांति ने देश को भुखमरी से बचाया। लेकिन हर बड़ी कहानी की तरह इसके भी दो पहलू हैं। अच्छा। जिस समाधान ने 60 के दशक में हमें बचाया, वही आज हमारी कुछ सबसे बड़ी समस्याओं की जड़ बन गया है। ये एक बहुत जरूरी बात है, क्योंकि स्क्रिप्ट में जहां एक तरफ इन सुधारों की तारीफ है, वहीं दूसरी तरफ आज की चुनौतियों की एक लंबी लिस्ट भी है। और जब मैं इन चुनौतियों को देखती हूँ तो मुझे आपके कहे हुए कनेक्शन साफ नजर आते हैं। जैसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है मानसून पर निर्भरता। आज भी? हाँ, हरित क्रांति के बावजूद आज भी देश का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर है। और जहां सिंचाई की सुविधाएं पहुंची, जैसे पंजाब और हरियाणा में, वहां पानी का इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ कि जमीन के नीचे का पानी खत्म होने के कगार पर है। मतलब एक समस्या का समाधान दूसरी समस्या को जन्म दे रहा है। बिल्कुल। दूसरी चुनौती है खेतों का छोटा और बिखरा होना। पीढ़ियों से जमीन का बंटवारा होते होते खेत इतने छोटे हो गए हैं कि उन पर ट्रैक्टर चलाना या कोई भी आधुनिक तकनीक अपनाना मुश्किल और महंगा हो जाता है। सही बात है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि एक किसान के पास शायद 4 अलग-अलग जगहों पर छोटे-छोटे खेत हैं। वो अपना ट्रैक्टर या मशीनें एक खेत से दूसरे खेत तक कैसे ले जाएगा? ये रोजमर्रा की एक बहुत बड़ी मुश्किल है। और इसी से जुड़ी है किसानों की आर्थिक समस्या। छोटे खेत का मतलब है कम पैदावार और कम आमदनी, जिससे किसान कर्ज के जाल में फंसता चला जाता है। एक और बड़ी चुनौती जिसका जिक्र है, वो है मिट्टी की उर्वरता में कमी। मुझे लगता है इसका सीधा संबंध हरित क्रांति के दौरान शुरू हुए रासायनिक खादों के अंधाधुंध इस्तेमाल से है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ज्यादा पैदावार के लालच में हमने जमीन से पोषक तत्व निचोड़ लिए और अब वो बीमार हो गई है। बिल्कुल। शुरुआत में रासायनिक खादों ने चमत्कार किया, लेकिन लंबे समय में उन्होंने मिट्टी के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया। मिट्टी में जो करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं जो उसे उपजाऊ बनाते हैं, वो मारे गए। अब हालत यह है कि बिना ज्यादा खाद डाले फसल ही नहीं होती और ज्यादा खाद डालने से जमीन और बंजर हो रही है। ये एक दुष्चक्र है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि हमने एक समस्या को हल करने के लिए जो तरीके अपनाए, उन्होंने अनजाने में कई नई और ज्यादा जटिल समस्याएं खड़ी कर दी हैं। स्क्रिप्ट का निष्कर्ष कहता है कि कृषि भारत की जीवन रेखा है और देश की प्रगति के लिए इसका विकास जरूरी है। लेकिन इस चर्चा के बाद सवाल ये उठता है कि विकास का मतलब क्या है? बहुत सही सवाल है। क्या विकास का मतलब सिर्फ ज्यादा पैदावार है, चाहे उसकी कोई भी कीमत हो, या विकास का मतलब टिकाऊ खेती है जिसमें हम पर्यावरण का भी ध्यान रखें और किसान की खुशहाली का भी? जब हम कहते हैं कि कृषि मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा, तो इसका मतलब सिर्फ अनाज के गोदामों का भरना नहीं है। इसका मतलब है कि खेत की मिट्टी भी स्वस्थ हो, पानी भी बचा रहे और किसान भी सम्मान की जिंदगी जी सके। सही बात है। खेत और फैक्ट्री, प्रकृति और तकनीक, इन सब के बीच एक संतुलन बनाना ही असली चुनौती है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि भारतीय कृषि एक दौराहे पर खड़ी है। एक तरफ हरित क्रांति की विरासत है तो दूसरी तरफ भविष्य की चुनौतियां। हाँ। एक तरफ करोड़ों लोगों का पेट भरने की जिम्मेदारी है तो दूसरी तरफ घटते प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का दबाव। हाँ, और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को यहीं खत्म करते हुए हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमारी स्क्रिप्ट में जैविक खेती और ड्रिप सिंचाई जैसे नए टिकाऊ तरीकों का भी जिक्र है। ये सोचते हुए कि पानी की कमी और मिट्टी का स्वास्थ्य भविष्य की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, ये विचारणीय प्रश्न उठता है, क्या भारतीय कृषि का भविष्य और बड़े ट्रैक्टरों और ज्यादा रासायनिक खादों और बड़े पैमाने पर मशीनीकरण में है, या फिर तकनीक और परंपरा के मिश्रण से उपजे
टिकाऊ तरीकों में है? सोचने वाली बात है। अगली हरित क्रांति का स्वरूप कैसा होना चाहिए? क्या वो सिर्फ पैदावार बढ़ाने पर केंद्रित होगी या किसान और प्रकृति की सेहत पर? नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो शायद जमीन की कई फीट नीचे से शुरू होता है और खत्म होता है हमारे हाथ में रखे फोन पर। बिल्कुल, या फिर हमारे घर की बालकनी की स्टील रेलिंग पर। ये कहानी है उन चीजों की जिन्हें हम खनिज और ऊर्जा कहते हैं। सुनने में ये विषय थोड़ा किताबी लग सकता है ना, जैसे स्कूल का कोई भूगोल का चैप्टर हो। हाँ, लेकिन असल में हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की कहानी है। बिल्कुल, ये वो अदृश्य धागे हैं जो हमारी पूरी दुनिया को एक साथ बुनते हैं। हम अक्सर सोचते भी नहीं हैं कि जो बिजली का स्विच हम ऑन करते हैं उसके पीछे शायद झारखंड की किसी कोयला खदान की मेहनत है, या जो एल्यूमिनियम फॉइल हम इस्तेमाल करते हैं वो बॉक्साइट नाम के एक पत्थर से निकला है, और उसे बनाने में जो ऊर्जा लगी वो अलग। वही। तो आज हम इन्हीं धागों को थोड़ा सुलझाकर देखने की कोशिश करेंगे कि ये कितने मजबूत है और शायद कितने नाजुक भी। तो चलिए फिर सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। ये खनिज या जिसे हम मिनरल कहते हैं, ये आखिर है क्या? अच्छा सवाल है। क्या मतलब जमीन से निकलने वाली हर चीज खनिज है? नहीं, सरल भाषा में अगर समझें तो ये पृथ्वी की पपड़ी में, मतलब उसकी सबसे ऊपरी परत में पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ हैं। अच्छा। और इनकी एक खास रासायनिक बनावट होती है, लेकिन यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि इन्हें बनने में लाखों साल लगे हैं। लाखों साल? हाँ, और इसीलिए ये सीमित हैं। एक बार खत्म तो मतलब हमेशा के लिए खत्म। अच्छा, तो मतलब ये एक ही तरह की चीज नहीं है। मुझे तो हमेशा लगता था कि लोहा, कोयला, नमक ये सब शायद एक ही कैटेगरी में आते होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें समझने के लिए इनका वर्गीकरण देखना जरूरी है। मोटे तौर पर हम इन्हें 3 बड़े परिवारों में बांट सकते हैं। 3 परिवार? हाँ, पहला है धात्विक यानी मेटालिक मिनरल्स, जिनसे हमें धातुएं मिलती हैं। ठीक है। दूसरा है अधात्विक नॉन मेटालिक, जिनसे धातु नहीं मिलती। और तीसरा जो शायद आज के दौर में सबसे अहम है वो है ऊर्जा खनिज या एनर्जी मिनरल्स। चलिए फिर धात्विक परिवार से ही शुरू करते हैं। लोहा, तांबा, सोना ये सब इसी में आते होंगे? हाँ, लेकिन इस परिवार के अंदर भी आप कह सकते हैं कि 2 गुट हैं। अच्छा। एक है लौह धात्विक फेरस, यानी वो जिनमें लोहे का अंश होता है, जैसे कि लौह अयस्क या आयरन ओर, जिससे स्टील बनता है। स्टील तो हर जगह है। बिल्कुल, भारत के औद्योगिक विकास की पूरी कहानी इसी स्टील पर टिकी है और इसके लिए हमें उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का शुक्रगुजार होना चाहिए। देश का ज्यादातर लौह अयस्क वहीं मिलता है। और दूसरा गुट कौन सा है? वो है अलौह धात्विक का नॉन फेरस, जिनमें लोहा नहीं होता। अच्छा, जैसे तांबा। हाँ, तांबा, सीसा और बॉक्साइट। तांबा तो बिजली का सबसे अच्छा दोस्त है, हमारी हर तार में तांबा है। और बॉक्साइट से बनता है एल्यूमिनियम। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, मैंने पढ़ा था कि बॉक्साइट को एल्यूमिनियम में बदलने की जो प्रक्रिया है उसमें बेहिसाब बिजली लगती है। हाँ, इतनी ज्यादा कि दुनिया की कुल बिजली की खपत का लगभग 3 से 4% सिर्फ एल्यूमिनियम बनाने में चला जाता है। अरे वाह! मतलब एक खनिज को इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए हमें दूसरे संसाधन यानी ऊर्जा की भारी मात्रा में जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, यही वो कनेक्शन है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं दूसरे परिवार पर, अधात्विक खनिज। ये थोड़े गुमनाम हीरो जैसे लगते हैं। सही कहा, जैसे चूना पत्थर या अभ्रक, जिसे माइका कहते हैं। ये सुनने में शायद बॉक्साइट या लोहे जितने ग्लैमरस ना लगे, पर इनके बिना काम नहीं चल सकता। बिल्कुल नहीं। जैसे चूना पत्थर का क्या काम है? आप जिस घर में बैठे हैं उसकी दीवारें जिस सीमेंट से बनी है वो बिना चूना पत्थर के बनी नहीं सकता था। कागज उद्योग, रसायन उद्योग सब इस पर निर्भर हैं। और अभ्रक? अभ्रक तो एक कमाल की चीज है। ये बिजली का कुचालक है और गर्मी सह सकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास उद्योगों के लिए कच्चा माल आ गया, लेकिन जैसा आपने कहा, इन्हें निकालने, साफ करने और फिर किसी काम की चीज में बदलने के लिए जो सबसे जरूरी चीज लगती है वो है ऊर्जा। और ये हमें सीधे तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण परिवार की तरफ ले आता है, ऊर्जा खनिज। जी, और यहाँ भी 2 तरह के स्रोत हैं। एक है परंपरागत कन्वेंशनल, जिनका हम सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरे हैं अपारंपरिक नॉन कन्वेंशनल, जिन्हें भविष्य का रास्ता माना जा रहा है। सही। परंपरागत में तो सबसे पहले कोयला और पेट्रोलियम का ही नाम आता होगा। सबसे पहले कोयला। भारत की ऊर्जा जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी कोयले से ही पूरा होता है, खासतौर पर बिजली बनाने में। हमारे जो थर्मल पावर प्लांट है। हाँ,
ज्यादातर कोयले पर ही चलते हैं। जब मैं छोटी थी तो हमारे शहर में अक्सर बिजली जाया करती थी। तब एहसास होता था कि ये जो स्विच ऑन करते ही बत्ती जल जाती है, ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम काम कर रहा है। बिल्कुल। झारखंड और उड़ीसा की खदानों से लेकर पावर प्लांट तक एक पूरी सेना काम कर रही है। और पेट्रोलियम? पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल, वो तो हमारी गाड़ियों, ट्रकों, बसों की जान है। पूरा का पूरा परिवहन क्षेत्र उसी पर दौड़ता है। असम की पुरानी रिफाइनरियों से लेकर मुंबई हाई तक? हाँ, और फिर प्राकृतिक गैस भी है, जो कोयले और तेल से थोड़ी ज्यादा साफ मानी जाती है। तो एक मिनट, अगर कोयला और पेट्रोलियम इतने जरूरी हैं और दशकों से हमारी अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, तो फिर अचानक इन्हें समस्या क्यों कहा जा रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बदला है हमारा नजरिया और हमारी समझ। पहली बात, ये जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल्स। मतलब ये करोड़ों साल में बने? और ये सीमित हैं, हम इन्हें बना नहीं सकते, सिर्फ जला सकते हैं। और दूसरी और शायद ज्यादा बड़ी चिंता ये है कि इन्हें जलाने से जो गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, वो पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण मानी जाती हैं। और यहीं पर अपारंपरिक या नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी की एंट्री होती है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। जी, इन्हें भविष्य की ऊर्जा कहा जाता है क्योंकि ये खत्म नहीं होती। सूरज तो हर रोज उगना है, हवा चलती रहती है। भारत जैसे देश के लिए, जहां साल के ज्यादातर दिन अच्छी धूप खिलती है, वहां तो सौर ऊर्जा एक वरदान की तरह है। बिल्कुल। हमारे तटीय इलाकों में पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। फिर हमारी नदियों पर बने बांधों से जल ऊर्जा मिलती है। ये सिर्फ स्वच्छ ऊर्जा नहीं है, ये हमें ऊर्जा सुरक्षा भी देती है। सही कहा। हमें तेल के लिए दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद मिलती है। लेकिन एक बात और है, नवीकरणीय ऊर्जा पर पूरी तरह निर्भर होना भी तो एक चुनौती है ना? चुनौती तो है। मैंने पढ़ा है कि एक बड़े सौर पार्क के लिए बहुत ज्यादा जमीन चाहिए होती है। वो जमीन खेती या किसी और काम आ सकती थी। तो यहां भी एक तरह का ट्रेड ऑफ है। आपने बिल्कुल सही दुविधा की तरफ इशारा किया है। और चुनौतियां और भी हैं, जैसे सौर ऊर्जा रात में तो नहीं मिलती। और पवन ऊर्जा तभी काम करती है जब हवा चले। बिल्कुल। इसीलिए आज की सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती सिर्फ ज्यादा सोलर पैनल या पवन चक्कियां लगाना नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा को स्टोर करना है। हाँ, उसे स्टोर करने के सस्ते और असरदार तरीके खोजना है, जैसे बड़ी बड़ी बैटरियां, ताकि जब सूरज न हो तब भी हम उस स्टोर की हुई ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकें। तो ये सब जानने के बाद अब वो सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, संरक्षण। अगर ये संसाधन इतनी कीमती हैं, इतनी जरूरी और सीमित हैं, तो इन्हें बचाने के लिए हम कर क्या रहे हैं? ये आज के समय का सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ विकास की जरूरत है, जिसके लिए खनन जरूरी है, दूसरी तरफ पर्यावरण है। ये तो एक बहुत मुश्किल संतुलन हुआ। और इसका जवाब आसान नहीं है। देखिए, अनियंत्रित खनन से सिर्फ प्रदूषण नहीं होता, जमीन बंजर हो जाती है, पानी के स्रोत जहरीले हो जाते हैं, और वहां रहने वाले लोगों का जीवन भी तो अस्त व्यस्त हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये संतुलन बनाना कहने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल। नियंत्रित खनन का मतलब कई बार विकास की रफ्तार धीमी करना होता है, जिसका सीधा असर नौकरियों पर पड़ सकता है। हाँ, तो ये एक सीधी सादी पसंद नहीं है, बल्कि एक बहुत मुश्किल आर्थिक और सामाजिक पहेली है। तो इस पहेली को सुलझाने का रास्ता क्या है? क्या हम विकास रोक दें? नहीं, रास्ता रोकने में नहीं है, रास्ता बदलने में है। और इसके 3 मुख्य पहलू हैं। पहला तो है तकनीक का बेहतर इस्तेमाल। हम ऐसे तरीकों से खनन करें जिससे बर्बादी कम हो और पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। सही। दूसरा, जो शायद सबसे शक्तिशाली तरीका है, वो है पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग के बारे में हम सुनते तो बहुत हैं, पर क्या इससे वाकई में कोई बड़ा फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा। मैं एक उदाहरण देती हूँ। एक एल्यूमिनियम के कैन को रिसाइकिल करने में जितनी ऊर्जा बचती है, उतनी ऊर्जा से आप 3 घंटे तक टीवी चला सकते हैं। अच्छा। सिर्फ एक कैन से। हाँ। तो जब हम स्टील, तांबे, एल्यूमिनियम जैसी धातुओं को रिसाइकिल करते हैं, तो हम सिर्फ कचरा कम नहीं कर रहे होते, हम नए खनन की जरूरत को कम कर रहे होते हैं। हम जमीन, पानी और बेहिसाब ऊर्जा बचा रहे होते हैं। और तीसरा पहलू? तीसरा है वैकल्पिक संसाधनों का प्रयोग और अपनी खपत की आदतों में बदलाव। और अच्छी बात यह है कि अब नीतिगत स्तर पर भी इस बदलाव को गंभीरता से लिया जा रहा है। जी, भारत का जो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन है, वो दुनिया के सबसे बड़े मिशन में से एक है।
सरकार पवन ऊर्जा और दूसरे नवीकरणीय स्रोतों में निवेश को बढ़ावा दे रही है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है कि हम एक दोराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता है जैसा चल रहा है चलने दो वाला, जो हमें संसाधनों की कमी और एक बड़े पर्यावरणीय संकट की ओर ले जाता है। और दूसरा रास्ता थोड़ा मुश्किल है, जिसमें तकनीक, संतुलन और समझदारी की जरूरत है। सही कहा। और ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या बड़ी कंपनियों की नहीं है, ये एक साझा जिम्मेदारी है। उद्योग नई साफ तकनीक अपना सकते हैं, सरकार अच्छी नीतियां बना सकती है, लेकिन अंत में इन संसाधनों का इस्तेमाल तो हम और आप जैसे आम नागरिक ही करते हैं। हमारी छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बड़ा असर डालती हैं। बिल्कुल, जैसे कमरे से निकलते हुए लाइट बंद कर देना या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करना। बातें सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन जब करोड़ों लोग ऐसा करते हैं तो इसका असर बहुत बड़ा होता है। स्रोत के आखिर में एक बहुत सीधी सी लेकिन बहुत शक्तिशाली बात कही गई है। हमें आज से ही ऊर्जा संरक्षण की आदत डालनी चाहिए। और इसी से जुड़ा आज का अंतिम विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। अगर हम ये समझते हैं कि हमारी पूरी जीवन शैली इन सीमित संसाधनों पर टिकी है, तो क्या हमें अपने ऊर्जा की खपत को सिर्फ एक बिल या खर्च की तरह देखना चाहिए, या फिर इसे भविष्य के लिए किया गया एक व्यक्तिगत निवेश मानना चाहिए? बिल्कुल, हमारे द्वारा बचाया गया बिजली का हर यूनिट या गाड़ी का सोच समझ कर चलाया गया हर किलोमीटर असल में आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी गई एक छोटी सी धरोहर है। ये सोचने वाली बात है। तो अंत में सवाल शायद ये नहीं है कि हम ऊर्जा कैसे बचाएं, सवाल ये है कि क्या हम विकास की अपनी परिभाषा बदलने को तैयार हैं? क्या हम ये मानने को तैयार हैं कि विकास का मतलब हमेशा ज्यादा खपत नहीं होता? शायद असली ऊर्जा संरक्षण हमारे स्विच बोर्ड में नहीं, हमारी सोच में होना है। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत की औद्योगिक धमनियों में उतर रहे हैं, मतलब इसके विनिर्माण उद्योग। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो इस विशाल विषय का एक खाका खींचते हैं। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि भारत जो एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने का सपना देख रहा है, उसकी मशीनरी अंदर से कैसी दिखती है? क्या ये भविष्य के लिए तैयार है? ये बहुत बड़ा सवाल है। असल में अक्सर हम मेक इन इंडिया जैसी बातें सुनते हैं, लेकिन इसका असली मतलब जमीन पर क्या है वो तो इन उद्योगों की सेहत पर ही निर्भर करता है। विनिर्माण मतलब कच्चे माल को मूल्यवान चीजों में बदलना किसी भी अर्थव्यवस्था का इंजन होता है। इंजन, बिल्कुल। आज हम इसी इंजन के कह सकते हैं पुर्जे खोल कर देखेंगे, इसकी ताकत क्या है और कौन से पेज ढीले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये तो साफ है कि ये उद्योग जरूरी हैं, लेकिन स्रोत बताते हैं कि इनका असर सिर्फ चीजें बनाने तक सीमित नहीं है। ये भारत के पूरे सामाजिक आर्थिक ताने बाने को बदल देता है। बिल्कुल, इसे 4 कोणों से देखा जा सकता है। पहला, जाहिर है, रोजगार। ये उद्योग लाखों लोगों को काम देते हैं। वो तो है ही। लेकिन दूसरा पॉइंट वो ज्यादा दिलचस्प है। अच्छा। ये कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करता है, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को मौसम और मॉनसून के भरोसे चलने वाली स्थिति से निकालकर एक ज्यादा स्थिर और आधुनिक ढांचे में लाता है। वाह, मतलब ये एक तरह का आर्थिक सुरक्षा कवच बनाता है। और जाहिर है जब उद्योग बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी और विदेशी मुद्रा भी आएगी, जैसा कि स्रोतों में लिखा है। लेकिन कृषि से ये बदलाव ये सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं है, ये तो एक मानसिक बदलाव भी है। आपने सही पकड़ा, ये एक पीढ़ीगत बदलाव है। अब इस विशाल मशीनरी को समझने के लिए इसे वर्गीकरण करना जरूरी है। स्रोत हमें 3 मुख्य चश्मे देते हैं जिनसे हम इसे देख सकते हैं: कच्चा माल, आकार और मालिकाना हक। कच्चे माल के आधार पर जो वर्गीकरण है वो मुझे सबसे दिलचस्प लगता है, क्योंकि ये एक तरह से भारत के भूगोल की कहानी कहता है। एक तरफ कृषि आधारित उद्योग हैं, कपड़ा, चीनी, जूट, जो सीधे हमारी जमीन और किसाना से जुड़े हैं। और दूसरी तरफ है खनिज आधारित उद्योग, लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम। ये हमें बताता है कि उद्योग कहाँ पनपेंगे। सही बात है। आप स्टील प्लांट रेगिस्तान में तो नहीं लगा सकते, वो वहीं लगेगा जहां लौह अयस्क और कोयला हो। तो ये वर्गीकरण एक तरह से भारत का संसाधन मानचित्र है। और फिर आकार के हिसाब से भी है, कुटीर, लघु और भारी उद्योग। ये हमें निवेश और तकनीक के पैमाने का अंदाजा देता है।
कुटीर उद्योग हमारी परंपरा और स्थानीय कौशल का प्रतीक है, तो भारी उद्योग राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का। और तीसरा वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर निजी, सार्वजनिक यानी सरकारी और संयुक्त क्षेत्र। ये भारत की आर्थिक नीतियों का आईना है। आजादी के बाद सार्वजनिक क्षेत्र का दबदबा था, लेकिन 1991 के बाद से निजी क्षेत्र की भूमिका लगातार बढ़ी है। तो ये वर्गीकरण हमें उद्योगों की सिर्फ लिस्ट नहीं देता, बल्कि उनके पीछे की सोच और इतिहास को भी दिखाता है। बिल्कुल। ये तो पूरी रूपरेखा हो गई। अब यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है जब हम भारत के कुछ प्रमुख ताकतवर उद्योगों को देखते हैं। शुरुआत वस्त्र उद्योग से करते हैं, जो शायद भारत की औद्योगिक पहचान का सबसे पुराना चेहरा है। बिल्कुल। कपड़ा उद्योग सिर्फ एक उद्योग नहीं है, ये हमारी विरासत है। ये भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठित उद्योग है। इसकी खासियत ये है कि ये कृषि मतलब कपास से लेकर आधुनिक गारमेंट फैक्ट्रियों तक पूरी वैल्यू चेन को अपने अंदर समेटे हुए है। पूरी की पूरी वैल्यू चेन। हाँ, और ये लाखों लोगों को रोजगार देता है, खासकर महिलाओं को। और इसके जो केंद्र हैं मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, कोयम्बटूर, ये भी बहुत ऐतिहासिक है। ये सिर्फ शहर नहीं है, ये तो अपने आप में पूरे इकोसिस्टम है, जहां धागे से लेकर डिजाइन और एक्सपोर्ट तक सब कुछ होता है। लेकिन क्या ये उद्योग आज भी उतना ही प्रतिस्पर्धी है? देखिए, ये एक बड़ी चुनौती है। बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा है। हमारी पारंपरिक ताकत स्पिनिंग यानी सूत काटने में रही है, लेकिन हमें गारमेंटिंग और फैब्रिक प्रोसेसिंग में और मजबूत होने की जरूरत है, जहां असली मूल्यवर्धन होता है। बिल्कुल, जहां असली पैसा है। तो वस्त्र उद्योग हमारी विरासत और श्रम शक्ति का प्रतीक है। अब उस उद्योग पर आते हैं जो आधुनिक भारत की नींव का पत्थर है, लौह एवं इस्पात उद्योग। स्रोत इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं, और ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये बिल्कुल सही शब्द है। स्टील को आधारभूत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाकी सभी उद्योगों का आधार है। आप कार, ट्रेन, पुल, घर, मशीनें, कुछ भी स्टील के बिना नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। अगर विनिर्माण एक शरीर है तो स्टील उसका कंकाल है। इसीलिए आज़ादी के बाद की सरकारों ने जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में विशाल स्टील प्लांट स्थापित करने पर इतना जोर दिया था। और वो सिर्फ कारखाने नहीं थे, वो तो पूरे के पूरे शहर थे, जो एक नए औद्योगिक भारत के सपने के इर्द गिर्द बसाए गए थे। वे आधुनिक भारत के तीर्थ की तरह थे। हाँ, वे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक थे। आज भी भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टील उत्पादकों में से एक है। लेकिन यहाँ भी चुनौतियाँ हैं। हमारी कई पुरानी मिलें ऊर्जा की बहुत खपत करती हैं और प्रदूषण भी ज्यादा करती हैं। तो वैश्विक बाजार में टिके रहने के लिए हमें और आधुनिक और कुशल तकनीक की जरूरत है। ये एक जरूरी बात है। चलिए अब तीसरे स्तंभ पर आते हैं, रासायनिक उद्योग। स्रोत इसे भारत के सबसे तेजी से बढ़ते और विविध उद्योगों में से एक बताते हैं। ये थोड़ा कम ग्लैमरस लगता है, लेकिन शायद उतना ही जरूरी है। कम ग्लैमरस, लेकिन शायद आज के जीवन के लिए सबसे जरूरी। अब सोचिए, सुबह के टूथपेस्ट से लेकर रात की दवाई तक सब कुछ रासायनिक उद्योग की देन है। सही बात है। उर्वरक जो हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी हैं, पेंट, प्लास्टिक, साबुन, दवाइयाँ, ये लिस्ट अनथीन है। इसका तेजी से बढ़ना दिखाता है कि भारतीय उपभोक्ता की जरूरतें कैसे बदल रही हैं और अर्थव्यवस्था कितनी जटिल हो रही है। और फिर चौथा प्रमुख उद्योग है सीमेंट। ये तो सीधे तौर पर देश के विकास से जुड़ा है। जितनी ज्यादा सड़कें, पुल, बंदरगाह और घर बनेंगे, उतनी ज्यादा सीमेंट की जरूरत होगी। बिल्कुल। सीमेंट उद्योग तो देश के बुनियादी ढांचे का बैरोमीटर है। बैरोमीटर, वाह। अगर सीमेंट की बिक्री बढ़ रही है तो इसका सीधा मतलब है कि देश में निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। और ये उद्योग पूरी तरह से चूना पत्थर जैसे कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर है। इसलिए इसके प्लांट भी खदानों के पास ही केंद्रित होते हैं। तो अगर हम इन चारों को एक साथ देखें, वस्त्र, इस्पात, रसायन और सीमेंट, तो एक पूरी कहानी बनती है। वस्त्र हमारी परंपरा और श्रम की कहानी है, इस्पात हमारी औद्योगिक महत्वाकांक्षा की, और रसायन और सीमेंट आधुनिक भारत की जरूरतों और निर्माण की। बहुत बढ़िया सारांश है। ये दिखाता है कि हमारा औद्योगिक आधार कितना विविध है। लेकिन क्या ये विविधता पूरे देश में समान रूप से फैली है? स्रोत बताते हैं कि ऐसा नहीं है। भारत में उद्योग कुछ खास इलाकों में केंद्रित हो गए हैं, जिन्हें औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। हाँ, और ये कोई संयोग नहीं है। उद्योगों को एक चुंबक की तरह देखिए, जो संसाधनों, बाजारों और बुनियादी ढांचे की ओर खींचता है। स्रोत
मुंबई पुणे क्षेत्र, कोलकाता के पास हुगली क्षेत्र, चेन्नई क्षेत्र और अहमदाबाद वडोदरा क्षेत्र का जिक्र करते हैं। इन सभी जगहों पर कुछ सामान्य बातें थीं, जैसे बंदरगाह जिससे आयात निर्यात आसान हुआ, कच्चे माल की उपलब्धता, और एक ऐतिहासिक औद्योगिक पृष्ठभूमि। इसका मतलब ये भी है कि विकास असमान रहा है। कुछ क्षेत्र बहुत आगे निकल गए जबकि अन्य पीछे रह गए। लेकिन जहां भी ये विकास हुआ वहां चुनौतियां भी साथ आई हैं। स्रोत भारतीय उद्योगों की कुछ गंभीर समस्याओं पर भी प्रकाश डालते हैं। कोई भी विकास बिना कीमत के नहीं होता है। स्रोत 4 बड़ी समस्याओं को रेखांकित करते हैं: कच्चे माल की कमी या अनियमित आपूर्ति, ऊर्जा संकट, पुरानी तकनीक और इन सबसे बढ़कर प्रदूषण। और ये चारों समस्याएं एक दूसरे से बुरी तरह उलझी हुई हैं। ऊर्जा संकट पर थोड़ा और बात करते हैं। ये सिर्फ बिजली कटौती नहीं है ना? इसका मतलब है कि एक फैक्ट्री अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकती। उत्पादन की लागत बढ़ जाती है और वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगी हो जाती है। बिल्कुल। और जब आपके पास ऊर्जा की कमी होती है तो आप नई बेहतर तकनीक में निवेश करने से हिचकी जाते हैं, जो अक्सर ज्यादा ऊर्जा कुशल होती है। अच्छा। तो आप पुरानी कम कुशल तकनीक के साथ ही काम करते रहते हैं। ये एक दुष्चक्र है। पुरानी तकनीक न केवल आपको कम प्रतिस्पर्धी बनाती है बल्कि ज्यादा प्रदूषण भी फैलाती है। और यहीं पर हम सबसे बड़ी चुनौती पर आते हैं, प्रदूषण। स्रोत साफ कहते हैं कि औद्योगिक विकास ने हमारे पर्यावरण को हवा, पानी, जमीन सबको भारी नुकसान पहुंचाया है। कारखानों की चिमनियों से निकलता धुआं और नदियों में बहाया जाने वाला रासायनिक कचरा, ये विकास की एक भयानक कीमत है। ये एक ऐसी कीमत है जिसे अब हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट भी है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या हम विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बना सकते हैं? क्या ऐसा विकास संभव है जो विनाशकारी ना हो? तो क्या स्रोत इस संतुलन को बनाने का कोई रास्ता सुझाते हैं या हम सिर्फ समस्याओं की गिनती कर रहे हैं? नहीं, रास्ते सुझाए गए हैं और वे भविष्य की दिशा तय करते हैं। 3 मुख्य उपाय बताए गए हैं। पहला, स्वच्छ तकनीक अपनाना, यानी ऐसी मशीनरी और प्रक्रियाएं इस्तेमाल करना जो कम से कम प्रदूषण करें। दूसरा, औद्योगिक कचरे का उचित उपचार, मतलब वेस्ट ट्रीटमेंट। उसको पर्यावरण में छोड़ने से पहले साफ करना। हाँ, उसके जहरीले तत्वों को निकालना। ये दोनों उपाय तार्किक लगते हैं, लेकिन इनमें भारी निवेश की जरूरत होगी। क्या हमारी हजारों छोटी और मध्यम आकार की फैक्ट्रियां इसका खर्च उठा सकती हैं? ये एक बहुत ही जायज और मुश्किल सवाल है। और यहीं पर तीसरा उपाय सबसे अहम हो जाता है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, डीजल, इन पर अपनी निर्भरता कम करके हरित ऊर्जा की ओर बढ़ना। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। हाँ, ये न केवल प्रदूषण कम करेगा बल्कि लंबे समय में ऊर्जा संकट का भी समाधान दे सकता है। लेकिन ये बदलाव रातों रात नहीं हो सकता। इसके लिए नीतिगत इच्छा शक्ति और भारी निवेश की जरूरत है। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो हम कहाँ पहुँचते हैं? एक तरफ हमारे पास एक शक्तिशाली औद्योगिक इंजन है जो अर्थव्यवस्था को चला रहा है, और दूसरी तरफ ये इंजन धुआं भी छोड़ रहा है और पुराना भी पड़ रहा है। बिल्कुल, हम एक चौराहे पर खड़े हैं। स्रोत ये बहुत स्पष्ट करते हैं कि विनिर्माण उद्योग भारत के विकास की रीढ़ है। इनके बिना हम गरीबी और बेरोजगारी से नहीं लड़ सकते। लेकिन अब विकास की परिभाषा बदल रही है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितना उत्पादन करें, बल्कि ये भी है कि कैसे उत्पादन करें। चुनौतियां गंभीर हैं, लेकिन अगर हम इन पर काबू पा लें तो भारत वास्तव में एक टिकाऊ विनिर्माण शक्ति बन सकता है। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे कच्चे माल से उपयोगी वस्तुएं बनाने की एक प्रक्रिया देश की अर्थव्यवस्था को गति देती है, लाखों लोगों का जीवन चलाती है और भविष्य के विकास की नींव रखती है। और हमने इसकी जटिलताओं को भी समझा, इसकी संरचना से लेकर इसके सामने खड़ी चुनौतियों तक, खासकर विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की जबरदस्त चुनौती। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें अवसर और संकट साथ साथ चलते हैं। और अब अंत में सोचने के लिए एक विचार। स्रोत हरित ऊर्जा और स्वच्छ तकनीक को समाधान के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन भारत जैसे देश के लिए जहां लाखों लघु और मध्यम उद्योग पुरानी और सस्ती तकनीक पर निर्भर हैं, ये बदलाव कितना यथार्थवादी है? क्या स्वच्छ विकास एक महंगा सपना है जिसे केवल बड़ी कंपनियां ही अपना सकती हैं, या ये एक ऐसी जरूरत है जिसके लिए हमें राष्ट्रीय स्तर पर कोई रास्ता खोजना ही होगा, चाहे उसकी कोई भी कीमत हो?